प्रदेश सचिव कॉमरेड रामोदास जाट और साथी, आज का जो धरना आप यहाँ पर लगा रहे हैं वो हमारी यूनियन के 18 जनवरी को जयपुर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में वर्तमान में रोडवेज कर्मचारी जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिस तरीके से उनका गहरा शोषण किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उन सारी बातों पर विचार विमर्श करने के बाद कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर न केवल एक दो डिपो में बल्कि पूरे राजस्थान में हर डिपो स्टोर पर 16 और 17 तारीख को धरना लगाने का हमने निर्णय लिया। तो ये उन निर्णय की पालना में आपके यहाँ भी ये धरना लग रहा है। अभी तक जो मुझे सूचनाएं मिल गई है, आपके पास भी सोशल मीडिया पर बात करके आपने देखी होंगी, जगह जगह की तस्वीर आ रही है। हमारे 3 सेंटर वर्कशॉप हैं, 52 डिपो हैं। एक हमारा नया डिपो अभी खुला है केकरी, तो वहाँ तो मेरे ख्याल से किसी संगठन की अभी कोई ब्रांच है नहीं, हमारी भी वहाँ नहीं है। तो 52 डिपो है और 3 सेंटर वर्कशॉप। इस तरीके से 55 हमारे रोडवेज के सेंटर हैं। 55 में से जो मेरे पास सूचनाएं अभी तक आई हैं, उनके आधार पर मैं कह सकता हूँ 45 सेंटरों पर बहुत बड़ी बड़ी तादाद के अंदर, ऐसा नहीं और अनौपचारिक, एक तो औपचारिक धरना होता है, कोई 5 बैठ गए, 2 बैठ गए, 3 बैठ गए, हमको तो पोस्ट पूरा करना है। तो ये पोस्ट पूरा करना नहीं, बल्कि पूरे रोडवेज हर केंद्र पर जो धरने लगे हैं, कई कई जगह तो ऐसी मैंने देखी जहाँ 150, 200 कर्मचारियों की संख्या बैठी। अलवर का देखना पॉइंट, भरतपुर का देख लीजिएगा, गंगानगर का देख लो, सीकर का देख लो, जहाँ 150 से 200 कर्मचारी हमारा कार्यरत और सेवा मिलके वहाँ पर वो धरना दे रहे हैं। तो बड़े व्यापक तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर ये धरने लग रहे हैं। और इससे ये प्रमाणित होता है कि यूनियन की मीटिंग में जिन समस्याओं पर विचार किया गया, वो समस्याएं लोगों को वास्तव में अंदर से बहुत पीड़ा दे रही है। यही वजह है कि बड़ी तादाद के अंदर इसमें कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ कर्मचारी ऐसे हैं, जैसे अभी अनाउंस कर रहे थे ना रामोदास, वैसे तो बहुत समस्याएं बताते हैं, लेकिन पर आते नहीं। तो सवाल ये है, तो मेरी उनकी गलती नहीं है, हमको भी सब्र करना चाहिए इस बात का कि पिछले लगभग 16 साल 2009 से लेके 2025 तक जो भी सरकारें रही, और खास तौर पर बीजेपी की जो 2 बार सरकार है, रोडवेज पर इस तरीके के हमले किए गए। अगर उन हमलों का प्रतिकार नहीं किया जाता, उनका विरोध नहीं किया जाता, सरकार के निर्णय को पीछे धकेला नहीं जाता, तो रोडवेज किसी भी सूरत में बच नहीं सकती। इसलिए जरूरी था, क्योंकि वो बड़ा मूवमेंट था, बड़ा आंदोलन था, बड़ी मांग थी, इसलिए किसी एक यूनियन के बस की बात नहीं। इसलिए 2009 से ही हमारे रोडवेज के अंदर जो 6-7 संगठन है, एटक है, बीएमएस है, C2 है, इंटक है, तो ये सारे संगठनों की एक संयुक्त मंच बना। बीएमएस में लगभग 2-3 साल तक हमारे उस संयुक्त मंच के साथ रहकर वो आंदोलन में भागीदार रहा। आंदोलन हुए बड़े बड़े, आपको मालूम है, एक बार तो वसुंधरा जी ने 163 एमएलए उसके पास थे। राजस्थान की हिस्ट्री में इतनी बड़ी संख्या में कभी एक पार्टी के एमएलए इतने नहीं रहे, तो कांग्रेस के, बीजेपी के 163 एमएलए के साथ भी बड़ी मजबूत सरकार उसकी वसुंधरा जी की। और उन्होंने कैबिनेट ने निर्णय लिया कि रोडवेज की जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, लोक परिवहन के नाम से, वो सारी की सारी गाड़ियां रोडवेज के जितने स्टैंड हैं उनके अंदर से चलेंगी। और इस बात को आप जानते हैं अच्छे तरीके से, अगर ये उनका निर्णय लागू हो जाता तो रोडवेज बाहर हो जाता, रोडवेज खत्म हो जाता। वो संयुक्त मोर्चे के आंदोलन का ही परिणाम था
कि उसके आह्वान पर रोडवेज के कर्मचारियों ने जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई की ताकत को देख के वसुंधरा जैसी मजबूत चीफ मिनिस्टर को भी अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। उसके कारण ये रोडवेज बच पड़ा। दोस्तों, ये जो संयुक्त संघर्ष रहा 15 साल तक, इसमें हम बतौर यूनियन, हमारी यूनियन, कि हम हमारी ओरिजिनल चाल भूल ही गए। हमारा इतिहास तो लड़ाइयों का रहा है। 1960 से लेके जितनी भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां की हैं, 1990 में तो 72 दिन की हड़ताल, एक ऐसा रिकॉर्ड परिवहन क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान में जो आज तक कायम है। किसी भी यूनियन के द्वारा वो किसी भी प्रदेश में वो रिकॉर्ड टूटा नहीं है, वो रिकॉर्ड आपके नाम पर है। इस तरीके का संगठन एक बड़ी समस्याओं के चलते संयुक्त मोर्चे के आंदोलन में रहा। अब हमने सोचा हम हमारी वापस कदम चाल शुरू करें, क्योंकि बहुत दिन 15-16 साल का अरसा कम नहीं होता। इसलिए रामोदार जी, इसमें थोड़ा गुस्सा करने की बात नहीं है, थोड़ा धैर्य रखिए। जैसे गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी रहती है तो रोडवेज के जैसी हालत है, खड़ी गाड़ी के पुर्जे का उसमें एक खामी है, लेकिन उसके 5-6 तरीके के पुर्जे और निकाल के दूसरी गाड़ी में डाल देते हैं। जिस वजह से वो गाड़ी खड़ी थी, वो वजह तो एक तरफ होगी और वो वजह और बड़ी होगी। तो सवाल ये है, जिस तरीके से वर्कशॉप में खड़ी गाड़ी धीरे धीरे रोड पर आती है, उसी तरीके से हमारा संगठन भी वर्कशॉप में खड़ी गाड़ी के बराबर ही। क्योंकि अब हमने शुरुआत की है, कहीं कहीं अच्छे धक्के लग रहे हैं, कहीं कहीं वो सेल्फ स्टार्ट है, कहीं कहीं अभी भी वो अड़ी हुई खड़ी है। तो ये स्वाभाविक है, इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है। रोडवेज के मजदूर का इतिहास रहा है, भरोसा रखिए। जैसे जैसे आपका संघर्ष आगे बढ़ेगा, आपके साथ रोडवेज का मजदूर धीरे धीरे करके सारा का सारा नाम बंद होता चला जाएगा। रोडवेज के मजदूर की ये हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा है। रोडवेज का मजदूर पूरे राजस्थान के अंदर राज्य कर्मचारियों का आंदोलन होगा, कोई दूसरे का, रोडवेज के मजदूरों का सम्मान के साथ में नाम लिया जाता है। रोडवेज के मजदूरों को आदर के साथ में दूसरे संगठन याद करते हैं कि कोई चीज अगर सीखनी है, आंदोलन सीखना है, लड़ाई सीखनी है, तो फिर रोडवेज के मजदूरों से जाके बात कीजिए। भले ही वो ड्राइवर कंडक्टर है, गाड़ी चलाते हैं, लेकिन वो मूवमेंट के बारे में आप लोगों से ज्यादा समझते हैं। तो दोस्तों, कोई आपको घबराने की बात नहीं है। ये जो धरना लग रहा है, इसको आप मानिए बहुत बढ़िया लग रहा है। आगे जैसे जैसे भी हम बढ़ेंगे, ये सारा का सारा कारोबार बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, आज की जो हमारी मुख्य मांगे हैं, वैसे तो आपने देख ली, साथियों ने प्रिंट करा रखी है। आज की तारीख में 1730 गाड़ी रोडवेज के पास अपनी खुद की गाड़ियां हैं, जिसमें से लगभग 750 गाड़ी नाकारा गाड़ियों के मापदंड पूरे कर चुकी है। मतलब कानून के हिसाब से वो 750 गाड़ी रूट पर नहीं चल सकती, लेकिन हमारा जो निगम प्रबंधन है वो मजबूर है, वो विवश है। आज की तारीख में उन गाड़ियों को अगर नहीं भेजता है तो फिर सवारियों का क्या होगा? सवारी को आप नहीं उठा सकते। 750 गाड़ी कोई कम गाड़ी नहीं होती भाई, बहुत ज्यादा गाड़ी होती है। लगभग जो समझो 10-12 बड़े डिपो के बराबर गाड़ियां होती हैं, 750 गाड़ी कम नहीं होती है। तो ये स्थिति है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अगर आपकी कुल गाड़ियों में 1730 गाड़ियों में 850 निकाल दोगे तो लगभग 900 गाड़ी बचती है, जो रोडवेज की खुद की है। 200 नई गाड़ी अभी बन रही है। अब वो 200 नई गाड़ी भी आएंगी तो कितनी हो जाएंगी? 1100। 800 गाड़ी आपके पास में, 810 गाड़ी अनुबंध की है, तो टोटल मिला के कितनी हो जाएंगी? 1900। तो 1900 गाड़ियों से क्या रोडवेज का काम चल जाएगा? क्या रोडवेज चल पाएगी क्या 1900 गाड़ियों से? तो हमारी इस पे डिमांड है, कम से कम बिना समय गंवाए 2500 नई गाड़ियों की खरीद की है। अब ये 2500 नई गाड़ी की डिमांड तो कोई भी कर देगा, हमने किया है। कल BMS भी कर देगी, C2 भी कर देगी, इंटक भी कर देगी। वो भी तो रोडवेज के मजदूरों की चला रहे हैं, उनको भी तो रोडवेज की चिंता है। लेकिन हमारे संगठनों के द्वारा मांग करने पर ही तो गाड़ी नहीं आ जाएंगी।
हमने एक व्यवहारिक सुझाव दिया है मैनेजमेंट कि भाई आज जैसे तैसे, ये अच्छा प्रयास है, हमने उसकी प्रशंसा भी की है कि बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद, जब प्रेम सिंह मेहरा यहाँ होते थे, पुराने आदमी जानते होंगे, एमडी रहे थे प्रेम सिंह मेहरा, उस वक्त से 2008 की बात मैं बता रहा हूँ, उस वक्त से आपका पेंशन और वेतन समय पर मिलना बंद हुआ। कभी 1 महीने की देरी, कभी 2 महीने की देरी, और 2008 से लगातार अगस्त 2025 लगभग 17 साल तक आपका पेंशन और वेतन कभी 1 महीने ले, कभी 2 महीने ले, कभी 2.5 महीने ले। अब सितंबर 2025 से ये एक अच्छी सुखद स्थिति कहा जा सकता है इसको कि आपका वेतन और पेंशन समय पर मिल रहा है। लेकिन वो कैसे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? कुछ मैनेजमेंट की प्रयास हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम उनको मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या मिल जाता? सरकार की तरफ से भी कुछ अनुदान की राशि समय पर मिल रही है। अगर आज भी सरकार की अनुदान की राशि समय पर नहीं मिले तो 1 तारीख को वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं होगा। बाकी हमारे जून 2025 से जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हुए हैं उनको 1 पैसा भी नहीं मिल रहा है भाई। 8 महीने हो गए, 7 महीने वो हो गए, जनवरी का 8 महीने, 8 महीने में मान लो अगर महीने के 50 आदमी भी रिटायर होते हैं तो 400 आदमी हो गए ना 8 महीने के, तो 400 उन आदमियों को जो रिटायर हो गए हैं, लगभग 20 लाख के आसपास प्रत्येक आदमी का पैसा बकाया है, पेंशन दूसरे फंड बकाया है, पीएम का पैसा बकाया है, वो पैसा सारा का सारा जम पड़ा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति कोई बढ़िया स्थिति नहीं है। तनख्वाह और पेंशन के अलावा तो कोई पैसे का काम नहीं हो रहा। आपको जो नाइट आउट अलाउंस मिल रहा है ड्राइवर कंडक्टर को, वो भी पुराना जो डी है, तो आपका ये 6ठा वेतनमान लागू था, उस वक्त का जो राजस्थान सरकार का डीए, उस डीए के आधार पर मिल रहा है। राजस्थान सरकार ने तो अपना डीए बढ़ा दिया, रोडवेज ने तो डीए नहीं बढ़ाया, और जब तक डीए नहीं बढ़ेगा तब तक नाइट अलाउंस नहीं बढ़ेगा। तो क्यों नहीं बढ़ाया डीए? इसलिए उनके पास पैसा नहीं है। उनको मालूम है डीए बढ़ाते ही हमारी नाइट आउट अलाउंस का पैसा बढ़ जाएगा, तो देंगे कहां से? तो मैं जो कह रहा हूँ आर्थिक पोजीशन ठीक नहीं है। सरकार को जो अनुदान दे रही है उससे ज्यादा अनुदान बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हम बड़े पीड़ा के साथ भी ये कह रहे हैं। अभी कल परसों बजट आया, आपने देखा होगा, रोडवेज को क्या मिला? मिला है क्या कुछ? सुना है क्या आपने? बजट में सुना है? बड़ी इतनी सारी स्थिति है, इतनी सारी सुविधाएं दे रही है, लगभग 51 कैटेगरी ऐसी है जनता की जिनको हम रियायती यात्रा कराते हैं, या तो मुफ्त यात्रा कराते हैं, या 50% पर यात्रा कराते हैं, या 75% पर कराते हैं, या 25% पर कराते हैं। उनका क्या होगा? वो तो सरकार की घोषित नीतियों के आधार पर है ना, सरकार की घोषणाओं के आधार पर हम रियायत दे रहे हैं। तो प्रश्न यह है, बजट में भी कुछ में नहीं है, बजट में होना चाहिए था। अब हालांकि पूरक बजट आएगा, बहस होगी, हो सकता हम भी कोशिश करेंगे जो विपक्ष के एमएलए हैं उनसे मिलने की, कि हमारी ये डिमांड उठाइए, हो सकता है कुछ मिल जाए। तो कहने का मतलब हालात बड़े नाजुक। इन सारी स्थितियों में हमने ये आंदोलन खड़ा किया है, इसलिए सरकार पर भी दबाव बढ़े, मैनेजमेंट पर भी दबाव बढ़े कि जो हमारी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे कम। अभी आपका डेलर डिपो है, पहले हमको बताया जाता था यहाँ पर एक बार गाड़ी दिल्ली चली गई, दिल्ली से आगे में 1 दिन का रेस्ट मिलता है, अभी हो सकता है मिल रहा हो, लेकिन आपके यहाँ भी जो डीडीआर मिलता था पहले जितना मिलता था उसके मुकाबले बहुत कम कर दिया गया है। डिलक्स में ऐसी हमको सूचना मिली। बाकी दूसरे डिपो के हालात 12 से 14, 15 घंटे तक लगातार काम, साप्ताहिक अवकाश समय पर नहीं। दूसरे जो अवकाश है, आवश्यकता होगी, आपने एप्लीकेशन दी, आपने फोन कर दिया, आपके नाम से गाड़ी कचेरी कर दी जाती है। आप बीमार हो गए, आपकी पत्नी बीमार हो गई, माँ बीमार हो गई, भाई बीमार हो गया, बेटा बीमार हो गया, आपको छुट्टी नहीं मिलती आपके। तो सवाल ये है, ये महीने में 2-4 दिन की बात हो तो चल सकता है, कोई मेला चल रहा हो तो समझ में बात आती है, लेकिन ये कब तक चलेगा आखिर?
अभी इसमें लिखा होगा 12,300 पोस्टें आपके पास ये खाली पड़ी है। 12,000 से अधिक पद आपके पास खाली पड़े हैं। आदमी काम कितने कर रहे हैं? 10,182। 12,000 खाली पड़े हैं तो टोटल कितने हुए? 22,000। 22,000 में से काम कितने कर रहे हैं? 10,000। तो इसका क्या अर्थ निकला भाई? इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकला कि एक आदमी पर 2 आदमियों के काम का भार है। नहीं निकला क्या ये? किसी भी सूरत में एक आदमी से 2 आदमी का काम लिया जा रहा है तो ये कब तक चलेगा? इससे ज्यादा शोषण क्या हो सकता है? ये कानूनन अपराध है। हम इसके खिलाफ श्रम विभाग में गए, हमने लिख के दिया है ये कानूनन अपराध है। जो मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कोई भी एमडी हो, कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी बड़ा छोटा अधिकारी हो, वो लगातार 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकता। और अगर लेगा तो वो अपराध माना जाएगा, दंडनीय अपराध। और अपराध में क्या होगा? उसमें सजा भी है, कैद भी है और जुर्माना भी है। हमने लिखा है उस लेटर में। मेरे ख्याल से ये किसी भी यूनियन की हिस्ट्री में पहला मौका है कि कोई यूनियन इतनी हिम्मत करे कि उनकी रोडवेज का जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो आईएएस होता है, चेयरमैन भी आईएएस होता है, एमडी भी आईएएस होता है। हमने लिख के दिया है ये अपराधी हैं, ड्राइवर कंडक्टर के प्रति अपराध कर रहे हैं, इसलिए इनको दंड दिया जाए और हमको इनके खिलाफ मुकदमा चलाने की परमिशन दी जाए क्योंकि तो लगातार 12 से 15 घंटे तक काम नहीं है। तो दोस्तों ये सारी इतनी स्थितियां हैं। हमारा रनिंग स्टाफ है, कितनी ईयर मिलती है आपको? 18। 20 साल लगातार 20 दिन लगातार काम करोगे 1 ईयर मिलेगा। दफ्तर में जो 12 दिन काम करेगा उसको 1 ईयर मिलेगा। दफ्तर में 12 दिन के काम पर 1 ईयर। और तो वास्तव में रोडवेज को जिंदा रखता है, सवारियों की सुविधा देता है, जिन पर स्थायी आदेश लागू है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, मैकेनिक है, रूट के एटीआई है, यही तो गाड़ी चलाते हैं। इनको 20 दिन के ऊपर 1 ईयर, साल में 18। और कितनी इकट्ठा कर सकते हो? ज्यादा कितनी इकट्ठा कर सकते हो? 20 से ज्यादा इकट्ठा नहीं कर सकते। अगर आप अपने चीफ मिनिस्टर का एप्लीकेशन दोगे और वो भी ज्यादातर लोग नवंबर दिसंबर में देते हैं। हमने कई बार कहा ये धरना छोड़ दो, ये काम आप जून में भी कर सकते हो, जुलाई में भी कर सकते हो। दिवाली के मौके पर कोई मेला चल रहा है उस वक्त एप्लीकेशन दिखाओ ना ईएलटी, जिससे आराम से रिफ्यूजल मिल जाए। लेकिन नवंबर दिसंबर में देंगे, सारे के सारे एक साथ देंगे। किसी डिपो में 50 देंगे, किसी में 100 देंगे और वो देंगे वो एक की भी फार्मर नहीं करता। ये तो हमारे कर्मचारी को सोचना चाहिए हम नवंबर दिसंबर में क्यों दें। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मान लो बाय द वे वो नो रिफ्यूजल भी हो गया तो कितना जोड़ सकोगे? केवल 60। 30 दिन का तो रिफ्यूजल जुड़ता है। और जो दफ्तर में काम करता है उसके कितनी जुड़ती हैं? 300। और 300 में कितने महीने होते हैं? 10। और जब वो आदमी रिटायर होता है तो दफ्तर में काम करता है, तो वो रिटायर होगा क्योंकि उनकी छुट्टी भी दूसरी भी काफी मिलती है, वो ईएल को खर्च भी नहीं करता, तो 10 महीने की सैलरी उसको एक्स्ट्रा मिलती है। अब रिटायरमेंट आज जो आदमी काम कर रहा है इसकी 20 साल की नौकरी है, कितनी सैलरी होगी? 60-70 हजार तो होगी ना। जब वो रिटायर होगा तो कितनी होगी? मेरे ख्याल से लगभग 1 लाख से कम नहीं। जब वो 5-10 साल बाद में रिटायर होगा तो उसकी सैलरी लगभग 1 लाख होगी। तो 10 महीने की सैलरी कितनी हुई? 10 लाख। तो ड्राइवर कंडक्टर से ज्यादा 10 लाख रुपए उस आदमी को मिलेगा जो दफ्तर में काम करता है। तो हमने इस पर डिमांड की है 18 की बजाय 30 ईयर किया जाए और उसकी सीमा जमा करने की सीमा 30 से बढ़ाकर 300 की है। ये हमने डिमांड की। अब हमारी लड़कियां हैं या तो कंडक्टर हैं या वर्कशॉप में हैं, जिन पर स्टैंडिंग ऑर्डर लागू होता है, चाइल्ड केयर लीव मिलती है। पूरे सर्विस पीरियड में कितनी मिलती है मालूम है?
730 दिन, कितने 730 दिन, 2 साल पूरे सर्विस पीरियड में 2 बार आप ले सकते हो। इसलिए अपने बच्चे को पालने के लिए किसी लड़की की डिलीवरी है, वो डिलीवरी से 3 महीने पहले ले सकती है, 6 महीने पहले ले सकती है, बच्चा पैदा होने के 6 महीने बाद तक ले सकती है। मतलब सीमा कितनी है? 730 दिन। 730 दिन। तो जो दफ्तर में काम कर रही हैं उनको तो चाइल्ड केयर लीव कितनी मिलेगी? 730 दिन। जो कंडक्टर है उसको क्या होगा? कुछ नहीं, उसको बच्चा पालने की जरूरत नहीं। हमने कई बार कहा इतना सीरियस मैटर है जो हमारे स्थायी आदेश 1965 के तहत शासित होती है, और एक वो बच्चे जिन पर सेवा विनियम लागू है, क्या वो अपने बच्चों की देखभाल दोनों अलग अलग तरीके से करती है? क्या स्टैंडिंग ऑर्डर में उस कानून में लिखा हुआ है क्या कि अलग अलग तरीके से बच्चों की परवरिश होगी? बच्चों की परवरिश तो अपने परिवारों में एक तरीके से ही होती है। तो हमने उसका भी कहा है दफ्तर में जो 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव मिल रही है, स्टैंडिंग ऑर्डर में जो लड़कियां हैं, अब आपके यहाँ है या नहीं, अब यहाँ भी होंगी कंडक्टर का तो बहुत ठीक। सीकर डिपो है, झुंझुनू डिपो है, वहाँ तो 60-60, 70-70 लड़कियां कंडक्टर है। लगभग मेरे ख्याल से मैं मोटे आंकड़े के आधार पर बता रहा हूँ 600-700 लड़कियां हैं रोडवेज के अंदर स्थायी आदेश में, उनको ये सुविधाएं नहीं है। तो ये तो भेदभाव की नीति हुई ना भाई। तो हमने ये कहा है उनको भी ये सुविधा बराबर की है। इसी तरीके से दूसरा भी इसमें लिखा है ओवर टाइम है। अभी तो आपको ओवर टाइम नहीं मिल रहा जो नौकरी कर रहे हैं, और जो रिटायर हो गए वो भी कागज अगर किसी के पास है तो उनको भी वो कागजों को लिए हुए घूम रहे हैं, ओवर टाइम मिल नहीं रहा है। तो सवाल ये कानून क्या है ओवर टाइम का? रोजाना जो आप ड्यूटी करो, डेली ड्यूटी के आधार पर ओवर टाइम की गणना होगी। अगर मान लीजिए आज आप गए दिल्ली और दिल्ली से वापस आए, कुल मिला के 12 घंटे की ड्यूटी हुई, तो आज का आपका 4 घंटे का ओवर टाइम है। कल आप गए, मान लीजिए सीकर भेजा, सीकर से वापस बुला लिया और ड्यूटी 6 घंटे की हुई, तो आपको उस दिन का ओवर टाइम नहीं मिलेगा। अब ये क्या कर रहे हैं, पूरे 1 सप्ताह की ड्यूटी करते हैं और उसमें फिर 8 का भाग लगाते हैं, और जो बच जाता है वो कहता है भाई ये हम ओवर टाइम देंगे। तो कई जगह जहाँ बहुत लंबे रूट नहीं है वहां तो वो 0 हो जाता है। एक दिन की 12 घंटे की ड्यूटी, एक दिन की 6 घंटे की ड्यूटी, तो 12 से 18, और तीसरे दिन की फिर 6 घंटे की ड्यूटी, तो 18 से 24, तीनों दिन मिला के 24, और 24 में 3 का भाग दोगे तो 0। 8 घंटा ही हुआ ना। तो कानून क्या है भाई? योजना की। तो ये हमने डिमांड की है कि कानून के मुताबिक इसकी गणना कीजिए। अब ये पैसा गणना से जो पेट नहीं भरेगा, गणना कर देंगे, वो बता देंगे भाई आपका इतना है, आपको तो पैसा चाहिए। तो पैसा तो जो आपके पहले रिटायर हो गए वही लाइन में लग रहे हैं। उसमें क्या हो गया, 138 आदमी यूनियन से बिना सलाह मशवरा किए हुए अलग अलग डिपो के जोधपुर हाई कोर्ट में पहुंच गए, और हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया भाई आप अपना ओवर टाइम का फॉर्म पेश करो, भुगतान हो जाएगा। अब किस ड्राइवर कंडक्टर के पास में ये हिसाब है? 1997 से नहीं मिल रहा। 1997 से कोई ड्राइवर कंडक्टर बता सकता है किस तारीख को मैं कहाँ गया था, मेरी गाड़ी कौन सी थी, मैंने कहाँ नाइट की थी, मेरा ओवर टाइम कितना है? पास कर दिया, इन्होंने भी पास कर दिया, हम दे देंगे, लेकिन हमको पेश करो। जबकि कानून में लिखा हुआ है ये जिम्मेदारी रोडवेज की है, रोडवेज को ड्राइवर कंडक्टर का अपने रिकॉर्ड से बनाना पड़ेगा। तो ये भी हमने इसमें लिया है। तो कहने का मतलब डिमांडें बहुत है, इनके अलावा भी बहुत सी और डिमांडें हैं महत्वपूर्ण जो आगे हम जोड़ेंगे। तो इन सारी स्थितियों को लेकर आंदोलन शुरू किया है। वो जैसे मैंने पहले कहा, इस आंदोलन की शुरुआत है, ऐसा नहीं कि ये कल आंदोलन खत्म हो जाए, आंदोलन शुरू हो रहा है। और ये आंदोलन हम उस वक्त तक लड़ते रहेंगे पूरे राजस्थान में, जब तक कि हमारे ये जो बिंदु है, इनके अलावा भी जो हमारी कुछ डिमांड्स है वो प्रमुख, उन डिमांडों का समाधान नहीं होगा, तब तक पूरे राजस्थान में ये आंदोलन चलता है।
अगर हमको हड़ताल की सीमा तक भी जाना पड़े तो हम वो तैयारी भी, जो हमको समय मिले। आज हमको मालूम पड़ेगा किस ब्रांच में हमारा धरना मिलेगा, हो सकता है 5 साल ऐसी ब्रांच में हो, तो वहाँ जाके हम वहाँ के संरचना को ठीक करेंगे। जहाँ थोड़ी कमजोर है वहाँ ये आंदोलन चलेंगे, जैसे जैसे अपने आप संरचना को जैसे मजबूत होती चली जाएगी और हम उस दिशा में बढ़ेंगे कि मैनेजमेंट के ऊपर दबाव डाल पाए कि वो हमारी समस्याओं का समाधान करे, और उसको समाधान करना ही पड़ेगा। इतनी बात कहते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कॉमरेड। साथियों, अभी आपने जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड धर्मवीर जी को सुना। ये बड़े मर्म की बात है और सबसे बड़ी शर्म की बात भी